आज हल्ला बोल उस सियासत के खिलाफ जो कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी देश में देखी जा रही है। जी हां, जिस तेजी से कोरोना का ये संक्रमण दूसरी लहर में पैर पसार रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से राजनीति हो रही है। आखिर कब तक केंद्र सरकार राज्यों पर और राज्य केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? अस्पतालों के बाहर कतारें लंबी हो रही हैं, टेस्ट के लिए लोग दिनों दिनों तक इंतजार कर रहे हैं, शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आज सवाल है कि महामारी से भी भारी ये सियासत आखिर क्यों? डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे। रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता ग्रुप के डॉक्टर नरेश त्रेहान इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जो कि हेड है रेडिक्स हॉस्पिटल के, वो इस पर जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको यह बता दें कि डॉक्टर नरेश त्रेहान आज जो बोलेंगे उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते दिन जिन डॉक्टर्स की बैठक हुई आगे की रणनीति को लेकर, उसमें डॉक्टर नरेश त्रेहान शामिल थे। लेकिन इससे पहले कि उनसे हम सवाल पूछे जो आपको सीधा फायदा पहुंचाएगा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले ये रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कोरोना के महासंकट के बीच जरूरत थी लोगों की मदद की, अस्पतालों में इंतजाम की, बेड की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की। लेकिन जैसे जैसे महामारी ने पैर पसार कर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया, देश भर के अस्पतालों से दिल को पसीज देने वाली तस्वीरें सामने आई। कोई अपनों के इलाज के लिए दर दर भटकता दिखा, कोई डॉक्टर के लिए गुहार लगाता नजर आया। किसी मरीज को बड़ी मुश्किल से बेड मिला तो अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, तो कोई दवाइयों की कमी से कराहता नजर आया। एक दवा फैबीफ्लू, जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। क्या फैबीफ्लू दवा है आपके पास? फैबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास है। इस मुश्किल घड़ी में जब जरूरत थी साथ आने की, मिलकर मदद का हाथ बढ़ाने की, तो इस आपदा के दौर में भी सियासत शुरू हो गई और असल सवाल पीछे छूट गया कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकारें तैयार नहीं थी? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, जनता को भगवान और खुद को पुजारी बताने वाले, उनके सामने चुनावों में घुटनों के बल बैठने वालों ने आज जनता को लावारिस और भगवान भरोसे छोड़ दिया है। निष्ठुरता, लापरवाही, नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अब तो हद हो गई है। बेड के साथ ऑक्सीजन की जरूरत है। इस महामारी में ऑक्सीजन ही लाइफ सेविंग का काम करती है। या तो वैक्सीन प्रोटेक्शन करती है, या इंजेक्शंस करते हैं, या ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। कोरोना के चलते देश पर आई आफत का जिम्मा गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र पर डालकर खुद के इस दौर में अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि सभी राज्यों को मदद की हर संभव कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत की महाराष्ट्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब रो रहे हैं। सबका कहना है ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। क्या देरी हुई पूरी सिचुएशन को मैनेज करने में? देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं। कोरोना के इस मुश्किल काल में सियासत के संक्रमण से देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। कभी केजरीवाल बेड की कमी को लेकर केंद्र से गुहार लगाते हैं, तो कभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आकर बेड की संख्या गिनाते हैं, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। 20 दिन पहले हमारे पास 6071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6071, और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं। पिछले एक साल में आपने कितने बेड्स इंक्रीज कर दिए? आपको पता है ना कि कोविड खत्म नहीं हुआ था। कितना ऑक्सीजन का आपने स्टॉक रख लिया अपने पास? 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पिछले साल में, आरटीआई में दिया है कि 600 करोड़ रुपए अपने ऐड पे खर्च किए हैं। 600 करोड़ रुपए इस वक्त पे,
ये सवाल कौन पूछेगा? कोरोना मरीजों के इलाज के संकट के बीच नई सियासत अब लॉकडाउन को लेकर भी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने दिल्ली में तालाबंदी का ऐलान किया तो हजारों मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। अब यूपी सरकार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। क्या आप लोगों ने सोचा उन लॉकडाउन करने के समय कि इन लोगों को राशन दिया जाएगा? क्या आपने सोचा क्या उनको कुछ एक प्रकार से पेंशन कुछ दी जाएगी हफ्ते भर की, जो रोज मर्रा की जिंदगी को जीते? आपने कुछ नहीं सोचा। तो आपकी विफलताएं जो हैं आज उत्तर प्रदेश और बिहारी प्रवासियों के लिए फिर आपने उनको मजबूर किया है, जिसके कारण वो भाग के आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस सियासत के बीच परेशान लोगों का दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है। न उनको कोई राह नजर आ रही है, न कहीं उनकी आह सुनी जा रही है और परेशान लोग नेताओं से उम्मीद की आस लगाए दर दर भटक रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी है रैडिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर के तलवार हमारे साथ जुड़ गए, चेयरमैन है PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के। वो भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल थे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान का। डॉक्टर नरेश त्रेहान, प्रधानमंत्री से आपने ये रिपोर्ट पूरी देखी होगी। सवाल उस पॉलिटिक्स पर है जो हम देख रहे हैं, सेंटर वर्सेस स्टेट, शुरू से इस सेकेंड वेव में, और उसी की वजह से इतनी अफरा तफरी मची हुई है। प्रधानमंत्री के साथ जब बीते दिन आपकी बातचीत हुई तो क्या उनकी तरफ से कहा गया? आप लोगों ने क्या ठोस सुझाव दिए हैं ताकि परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हो? डॉक्टर त्रेहान। सभी जो डॉक्टर थे वहां पे मीटिंग में, सबने यही उनको इन्फॉर्म किया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं फील्ड में, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सुना और बोला कि आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर मैं अभी सोच पे और इसका अमल करूंगा। और ये तो आपने देखा होगा कि ये भी बात कई लोगों ने कही कि भाई सारे ये जो टीकाकरण है इसको खोल दिया जाए, और वो उसके 1-2 घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी कि 18 साल से ऊपर सबको टीकाकरण मिल सकता है। तो ये उस मीटिंग का जो बात हुई वो ऑक्सीजन के ऊपर भी हुई। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी अथॉरिटी बन गई कि भाई सारे कंट्री की जो ऑक्सीजन है उसको देखा जाए, कैसे कहाँ जरूरत है, और जरूर जहां हर पेशेंट्स को ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तो अब ये है कि देखो, इसमें पॉलिटिक्स तो मेरे को समझ नहीं आती, जो आपस में लोग करते हैं, पर ये टाइम है जो हम सबको इकट्ठे मिलके ये भयंकर बीमारी से जंग लड़नी है। और इसमें खींचातानी की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान को इस महामारी से डिलीवर या बचाने के लिए। और उसके भी सुझाव ये बहुत सीधे हैं कि हर एक नागरिक अपनी तरफ से अपनी हिफाजत के लिए, अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी की हिफाजत के लिए वो 3 जो है कोरोना के कोविड बिहेवियर जो हम कहते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पूरा अमल अगर जो हिंदुस्तान करेगा तो ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। अब लापरवाही करेंगे और ये सोचते हैं कि मुझे तो लगेगा या नहीं लगेगा, मैं तो बहुत बहादुर हूं, ये सब गलतफहमियां दूर करनी है लोगों में। लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल मुझे नहीं लग सकता, या मुझे लग भी गया तो बहुत थोड़ा सा होगा। आप खुद भी तकलीफ में आओगे, अपनी फैमिली को भी तकलीफ में डालोगे। और ये जो नया वायरस आया है, ये मैं वार्न करना चाहता हूँ, ये चेतावनी देना चाहता हूँ सबको कि ये बहुत ही भयंकर है। ये सारी फैमिली को लपेट लेता है। पहले हम पिछली जो वेव आई थी उसमें हमने देखा था कि अगर जो एक फैमिली में 1-2 को होता था, बाकी बच जाते थे। इस बार हम देख रहे हैं कि सारे लपेट में आ रहे हैं। तो ये कई फैमिली में कोई बचा ही नहीं है जो एक दूसरे का ध्यान रख सके। ये बहुत भयंकर सिचुएशन है, इसमें पब्लिक का साथ बहुत जरूरी है। और पब्लिक को तो अपनी ख्याल ही रखना चाहिए, कितनी उनके ऊपर तकलीफ है, कितनी उनपे इकोनॉमिक कंडीशन पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितने भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वो सब एक ही बात बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात करी और हमने ये भी बोला कि और जोर से बोले, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर वायरस है। इसलिए अब टीकाकरण हो गया, पब्लिक की एजुकेशन हो गई, पर नंबर्स इतने बढ़ गए हैं कि जितना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके ऊपर
बहुत ज्यादा वजन पड़ गया है। डॉक्टर जो साल साल से लड़ रहे हैं इसके साथ, उनका भी आपको एक तो ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना बर्डन डालेंगे इस सारी फैसिलिटी पे, उतना ही नुकसान होगा, उतने लोगों की ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगी, उतने लोग ही मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत गंभीर सिचुएशन है। ऑक्सीजन का भी पूरा अरेंजमेंट जैसे हमने देखा है, आज भी देखा है कि जहां जहां कमी हो रही है वहां पे भेज रहे हैं। हमारे को भी ऐसा आज ऑक्सीजन मिल गई। तो ये हमें मिलना है, सबसे मिलकर लड़ना। इसमें ये बोलना कि मुझे नहीं मिला, उसने ये कह दिया और उसने ये क्यों नहीं किया था, ये सब बातों से कोई फायदा नहीं होगा। अब सब भूल जाओ, भेदभाव भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ और इकट्ठे मिलके पूरा जंग इकट्ठे लड़ते हैं तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 हफ्ते में जीत होगी, हिंदुस्तान जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इंडिया जीतेगा। आपसे 2-3 सवाल मुझे और पूछने हैं सर। एक तो ऑक्सीजन और फेविफ्लू इन सबको लेकर, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो हम शो कर रहे हैं उसी दौरान अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला हो सकता है और खबर ये आ रही है कि कुछ देर में इसका ऐलान मुमकिन है। देखिए, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र में इस तरह का फैसला, ये बड़ा फैसला है और जो परिस्थितियां बन गई हैं देश भर में इस वक्त कोरोना को लेकर, उसकी वजह से इस तरह के फैसले अब लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, पहले ही फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बीच अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था कि आप फैसला लीजिए और इसी पर कुछ ही देर में ऐलान हो सकता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से संपूर्ण लॉकडाउन का। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब यह है कि वहां पर पूरी तरह से, जैसा आपने पिछली बार देखा था, कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान करने की तैयारी है, क्योंकि जिस तेजी से वहां पर फैसला पड़ रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि असलम शेख कुछ ही देर में हो सकता है ऐलान, उन्होंने कहा है। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, जिसकी वजह से माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान, क्योंकि आप दिल्ली आसपास के पूरे एरियाज में ऑपरेट करते हैं, पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं, 2 सवाल थे मेरे। एक तो ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने प्रधानमंत्री से बैठक में बात भी की है। ऑक्सीजन सप्लाई की जो पूरी चेन है, वो आम आदमी जानना चाहता है कि कहां पर ये चूक हो रही है, क्यों इस तरह की कमी हो रही है, क्यों हमने पहले से तैयारी नहीं की थी। और फिर मैं फेविफ्लू पर बाद में आऊंगी कि क्या ये एक लाइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन है इसमें, और वो दवा भी बाजार में दुकानों पर नहीं मिल रही है, जैसा कि मैंने भी जाके 3-4 शॉप्स में अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। सबसे पहले सर, ऑक्सीजन कितना क्रूशियल, और ये जो पूरा लिंक है, ये कहां पर क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं SOS की ये आपूर्ति हो पाए। पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन लाइफलाइन है, खास करके इस महामारी में, क्योंकि ये फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट करती है और लोगों को काफी तादाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कई लोग जो बीमार हो गए हैं, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन कहते हैं, 60 लीटर पर मिनट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ऑक्सीजन को, वो स्टील प्लांट्स करते हैं। अब आप देखेंगे कि स्टील प्लांट्स, बिजनेस वालों ने ये कि हिंदुस्तान के बिजनेसमैन और नागरिकों ने ये मदद की बात करी है। अब उसको कैसे पहुंचाना है पेशेंट्स के ऊपर के पास और कैसे ये इसकी लॉजिस्टिक्स बनेगी, ये सब चीजें जो हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ एक टास्क फोर्स बनाई है और हर स्टेट्स के अंदर एक एक टास्क फोर्स बन गई है। अब उनकी कोऑर्डिनेशन से ये कहा जा रहा है कि जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ऑक्सीजन कहीं खत्म हो रही है तो उसकी डिलीवरी हम कराएंगे। तो अब कैसे अच्छा चलेगा, मुझे उम्मीद है कि अगर जो सब जुट के लगे रहेंगे, जो ऑक्सीजन मेकर्स हैं, जो स्टील प्लांट से आएगी, और सबसे बड़ी बात यह कि लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टैंकर्स की जरूरत होती है। अब ये हमने ये भी चर्चा करी है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, अगर ये महामारी ऐसी बढ़ रही है तो हॉस्पिटल जो हमारे होते हैं, जैसे DRDO बनाता है और कई इन्फ्लेटेबल हॉस्पिटल भी बनते हैं, जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स
ऑक्सीजन प्लांट के पास बनाए जाए, क्योंकि ये महामारी तो हर जगह फैल गई है, गाँव में भी फैल गई है। तो इसीलिए ये पूरा एक्टिव कंसिडरेशन हो रहा है कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन प्लांट है जहां पे 500,000 बेड का एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, जिससे लोगों को ऑक्सीजन वहीं उपलब्ध हो जाए और ये तकलीफ ना हो। तो ये भी एक पाइपलाइन में है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द अभी डिसीजन होने वाला है। दूसरी बात यह है कि हमें ऑक्सीजन को एक प्रेशियस कमोडिटी की तरह यूज करना है। हमें पेशेंट्स के ऊपर जितनी उनको जरूरत है उतना ही करना है और वेस्टेज बंद करनी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है वो पेशेंट ने अपनी ऑक्सीजन मास्क उतार के रख दिया है, 10 लीटर पर मिनट चल रही है, उनको जरूरत नहीं है और वो ऑक्सीजन वेस्ट ही होती जा रही है। तो मैं पब्लिक को ये भी बोलना चाहता हूँ, और डॉक्टरों को और नर्सेज को और सबको, कि एक तो वेस्टेज को एकदम बंद करें, क्योंकि ये आज के दिन बहुत प्रेशियस कमोडिटी है, ये लाइफलाइन है, लोगों की जान जा सकती है, इसलिए इसको बचा के रखें। ओके, तो ये मेरा लोगों से ये निवेदन है। जी जी, धन्यवाद आपका डॉक्टर नरेश त्रिहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी बातें आपने बताई। प्रधानमंत्री से क्या कुछ बात हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पूरे देश में चिंता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सवाल की शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहती हूं। अब डॉक्टर संबित पात्रा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी है, जल्द से जल्द सप्लाई हो, वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि लापरवाह और निकम्मा दिख रही है ये सरकार, इन परिस्थितियों में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या होगा आपका जवाब, क्योंकि जनता भी तंग आ गई है सर, ये सेंटर वर्सेस स्टेट पॉलिटिक्स है। वो चाहते हैं कि ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर, जो भी जरूरी दवाएं हैं, उन सब की, फैबीफ्लू जो तमाम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो दुकानों पे उपलब्ध नहीं है। दवा, ऑक्सीजन, ये सब आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? बेड्स की तैयारी नहीं है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, हम लोग सरकार में हैं तो स्वाभाविक है बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए भी, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मगर तू मैं इसका सोल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में साइंटिफिक तरीके से उत्तर देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ लड़ाई शुरू कर दूंगा तो किसी का भला नहीं होने वाला है। पहले तो आपके पैनल में मौजूद डॉक्टर्स और जो डॉक्टर त्रिहान भी इससे पहले थे, मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बड़ी सर्विस उनकी देश के प्रति है। और ऑक्सीजन को लेकर जो सवाल आपने पूछा है, मैं 2-3 विषय जो कि तथ्यात्मक है वो रखना चाहूंगा। ऑक्सीजन को लेकर अभी तक क्या हुआ है, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बना करके, जिसको टास्क फोर्स के रूप में अभी कह रहे थे नरेश त्रिहान जी, उस एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग ली थी और किस प्रकार से 110% ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंट्री में हो, 100 से भी अधिक प्रतिशत हम अपने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कर सके, प्रोडक्शन कर सके, इस विषय में देश पूरा काम कर रहा है। 7,851 मेगा टन एमटी जो है, उस प्रकार से हम ऑक्सीजन अपने देश में प्रोड्यूस कर सकेंगे। 50,000 एमटी ऑक्सीजन हम बाहर से, मतलब विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपोर्ट ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा। 162 पीएसए यूनिट, पीएसए अर्थात आपका प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यूनिट्स, ये पूरे देश में बन रहे हैं, जिसमें से अधिकांश बन के समाप्त हो चुके हैं, कुछ इनमें से बाकी हैं जो कि अप्रैल के अंत तक बन जाएंगे। इसमें से कई ऑक्सीजन जो अभी त्रिहान जी कह रहे थे, उन्हीं के पास हॉस्पिटल बनेगा, जिससे एक डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन जो है वो मरीज के पास तक पहुंच पाएगा, बहुत ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर लगभग 200 करोड़ खर्च हुए हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन जो होता था, जो भी ऑक्सीजन इंडस्ट्री के जाते थे, केवल 9 इंडस्ट्रीज उसके लिए अभी एलिजिबल है, जो कि एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं। बाकी सारे इंडस्ट्री के ऑक्सीजन को अब मेडिकल ऑक्सीजन में परिणत कर दिया गया है, वो मेडिकल यूज के लिए अब यूज की जा रही है। आपने कल पीयूष गोयल जी को भी सुना, ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन एक्सप्रेस बनाए गए हैं, रेलवे के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन तमाम राज्यों में भेजे जा रहे हैं। मैं अंत में, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, 5 सेकंड में कहना चाहूंगा, आप देखिए ये रिपोर्ट राज्यों को देनी होती है कि उनको ऑक्सीजन कब जरूरत पड़ सकती है। 15 तारीख को, आज 20 तारीख है, 15 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में कहा था, जब वो संबोधन कर रहे थे, कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, न आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी की गुंजाइश लग रही है, न कोई ड्रग की कमी है। अचानक कल उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी और ड्रग की कमी हो रही है। मुझे लगता है बिना राजनीति किए मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा एंटीसिपेशन के साथ अगर रियलिस्टिक पिक्चर राज्य रखे तो ऑक्सीजन अवेलेबल किया जा सकता है। जी,
चलिए, आपने पूरा जवाब दिया है तमाम बातों के साथ, लेकिन जितने भी आप उपाय बता रहे थे ना संबित जी, वो सब भविष्य काल में थे। ये बन रहे हैं, ये हो रहा है। सवाल है कि सब कुछ आज घट रहा है, आज कमी हो रही है। क्या हमने इस सिचुएशन को एंटिसिपेट करने में भारी भूल कर दी? इससे पहले कि मैं रोहन जी आपसे जवाब लूं, एक बार डॉक्टर रवि के पास में चलना चाहती हूं, क्योंकि आप भी लगातार बता रहे हैं आपके खुद के हॉस्पिटल में क्या परिस्थिति है। सर, आप खुलकर बताइए, क्योंकि डॉक्टर्स एपॉलिटिकल हैं, उन्हें बताना पड़ेगा उनके अस्पतालों में क्या दिक्कत हो रही है। क्या बेड्स आपके पास पूरे हैं जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए? क्या ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों की आपके पास तैयारी है और सुविधा है? अंजना जी, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड हॉस्पिटल भी चलाता हूं, डेफिनेटली इस वक्त स्थिति काफी गंभीर है। अब हमारे को 3 चीजों की आवश्यकता है मरीज को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे को एक फिजिकल स्पेस, चलो वो तो बेड हो गया, जिसकी अवेलेबिलिटी डेफिनेटली इस वक्त काफी कम है। आप कभी भी कोई भी फेसबुक, ये डॉक्टर मलिक नहीं कह रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर खोल लो, हजारों लोग लिख रहे हैं हमें बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, या हमारे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीन चाहिए, या हमें को रेमडेसिविर दवाई चाहिए, हमारा परिजन मर रहा है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, हमें मैन पावर में असली दिक्कत आ रही है इस वक्त। मैन पावर में दिक्कत ये आ रही है कि हमारी ऑलरेडी जो हमारी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो काफी कम है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 15 से 20% हमारा जो मेडिकल स्टाफ है मेरे अपने हॉस्पिटल का भी, वो कोविड ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं और उनको इन्फेक्शन हो रही है, तो वो भी बीमार हो रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 18 घंटे काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज आती है हमारी ट्रीटिंग टूल्स की, जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है। मैं यहाँ एक बड़ी क्रूशियल बात बताना चाहूंगा, केवल ऑक्सीजन का सिलेंडर देने से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में हमारे को हाई फ्लो नेजल कैनुलास चाहिए, उसके साथ में इक्विपमेंट्स चाहिए, एबीजी मशीन चाहिए, वेंटिलेटर्स की भी आवश्यकता होनी चाहिए। सपोजिंगली किसी को हमने ऑक्सीजन के ऊपर डाला डिटोरेट करके, और आपके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है या ट्रेंड पर्सनल की सुविधा नहीं है, एम्यूनिशन के पीछे अगर सोल्जर नहीं है या सोल्जर थक गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जमीन के ऊपर आपने खुद दिखाया, रेमडेसिविर आप कहीं पर भी लेने जाएं, आपने खुद, अंजना जी गई, फेविफ्लू आप लेने गई, जहां पर भी गई तो कहीं पर कोई चीज मिल नहीं रही है। अब कोई भी सोशल मीडिया साइट उठा लीजिए, बड़ी दिक्कत चल रही है। सबसे बड़ी चीज, सबसे दुखद बात यह है कि अगर सरकारों की बात करें तो मैं कई जगह पर वो जाता हूं तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब पेशेंट को क्या पता मुझे अपोजिशन दे रहा है, सेंटर दे रहा है या स्टेट ऑक्सीजन दे रहा है। मरते पेशेंट को केवल ऑक्सीजन चाहिए, वो बेचारा और हतोत्साहित हो जाता है ये देख के कि ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ये बहुत, एक शमशान घाट की हालत देखिए कितनी खराब है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बातें बताना चाहूंगा, डॉक्टर त्रेहन ने बड़ी अच्छी चीज बताई, चलो उनके हॉस्पिटल में, हमारे छोटे हॉस्पिटल में फिर भी लोगों को कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब आप ये देखिए, दूर दराज में अगर हिंदुस्तान को पूरा देखें इन लेंथ एंड ब्रेड, कितनों को फैसिलिटी मिल रही है। और आंकड़ों के बारे में अंजना जी बताना चाहूंगा, 30% पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में, अभी 30% पॉजिटिविटी रेट है। अब 1 करोड़ लोगों के टेस्ट तो करा के देखिए, पता चलेगा। दिस इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। आप ये देखिए, हमारे पास में 19,000 बेड है। अभी तो सर टेस्ट की ये हालत है, 3-3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, आपने सब बताया। टेस्ट कराने लोग जा रहे हैं, 3-3 दिन वेट करना पड़ रहा है। मुझे आज कम से कम 10 लोगों ने डॉक्टर संबित पात्रा फोन किया है जो ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो ही नहीं पा रहा उनका। उनके पूरे परिवार में लोगों को फीवर है, लेकिन टेस्ट लेने को कोई तैयार नहीं। वो कह रहे 3-3, 4-4 दिन की पेंडिंग पहले है और इस वजह से टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। स्थिति बड़ी भयावह है। क्या हमारा रिएक्शन टाइम इस बार बहुत लंबा खिंच गया जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी है? डॉक्टर के तलवार, जल्दी से 2 लाइन में आपका एक कमेंट, ब्रेक के बाद मैं आऊंगी तो लंबे से मैं आपसे बात करूंगी। आप भी प्रधानमंत्री के साथ शामिल थे, सबसे बड़ा सुझाव आपका डॉक्टर तलवार। एक तो वैक्सीनेशन का मैं कहूंगा, जहां जहां भी लोग एलिजिबल हैं जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। वैक्सीनेशन में वॉर फुटिंग भी लेना चाहिए, क्योंकि एक वैक्सीनेशन हो जाती है उससे ये होता है कि पेशेंट इवन आफ्टर फर्स्ट इंजेक्शन ऑल्सो आफ्टर सम डेज एक बीमारी की सीरियसनेस कम होती है। तो यही बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत ना पड़े, कोई लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक तो मैं कहूँगा ये करना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूँ कि देखो थोड़ा सा ठीक है, ऑक्सीजन की गवर्नमेंट इतनी एफर्ट कर रही है और आई डोंट थिंक इतना, पर इतना लोगों को डराना भी नहीं चाहिए मैडम। देखो बिकॉज ये जितना हम कहेंगे लोग कहेंगे पता नहीं क्या है। ठीक है, देयर मे बी लोकलाइज प्रॉब्लम इन सम प्लेसेस, वी कैन, आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज डूइंग सो गेट्स ए ग्रेट जॉब एंड ट्राइंग टू हैंडल। ये सारा क्या हुआ है कि विद इन ए फ्यू वीक्स सर्च हो गया, विद इन ए फ्यू डेज। आई थिंक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कम्युनिटी के 4-5 दिन के अंदर ही इस तरह ब्लास्ट से केसेस हो गए हैं। दिस हैज टेकन अस ऑल बाय सरप्राइज,
but I must say that things are, I mean, everybody is making huge effort, both states and the central government. तो ठीक है, बाकी जो दवाई की बात करिए रेमडेसिविर, देखिए हमें ये भी है, देखो जो साइंस शो कर रही है, साइंस में ये तो पक्का है, एविडेंस है कि दवाई से कोई बचता नहीं है, सिर्फ ये कि दवाई लेने से कुछ दिन की बीमारी कम हो सकती है। तो इसलिए कोई ऐसे डरने की भी दवाई नहीं है, तो बिकॉज ये मॉर्टेलिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करती। दीज आर स्टडीज अवेलेबल फ्रॉम लार्जर स्टडीज, WHO की है, रिकवरी स्टडी है, सो ऑल दीज इंडिकेटर्स। तो हमें उस तरह भी ज्यादा बिना बात के थोड़ा घबराना नहीं चाहिए। यहाँ सियासत लगातार इस मुद्दे पर हो रही है, चर्चा में आप सभी को शामिल करते हुए एक बार फिर से मैं रोहन जी के पास अब जाना चाहती हूँ। रोहन जी, ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है, जल्द से जल्द केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करे कि क्या इसके साथ अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मैं तो आज ये सवाल करना चाहती हूं कि तमाम राज्यों ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की थी? महाराष्ट्र में तो दूसरी लहर की आहट अब से हम लोगों ने कम से कम 20-25 दिन पहले देख ली थी, लेकिन फिर भी बेड्स की कमी, फिर भी तमाम चीजों की कमी। क्या राज्य वर्सेस केंद्र इस लड़ाई में निकाल देंगे सेकेंड वेव भी? देखिए, बिल्कुल नहीं अंजना जी। पहली बात, जब पहला वेव भी जब हुआ था, सारे डिसीजन सेंट्रलाइज थे। और मैं एक एग्जांपल अभी भाजपा प्रवक्ता ने दिया, उनको देना चाहूंगा। सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज ने अक्टूबर 21 को एक ऑक्सीजन का टेंडर वहां पे रखा था, 200 करोड़ का बजट एलोकेशन किया था। अगर सरकार इतनी सीरियस होती तो 8 महीने डिले क्यों हुआ? ये जो परिस्थिति है, ये दूसरा वेव है, इसका कारण है इस सरकार की नाकामी, इस सरकार की झूठ और इस सरकार का अहंकार। जब आप परिस्थिति का स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या करेंगे? इनके जो एक्सपर्ट स्वास्थ्य मंत्री है, मार्च 7, 2021 को अंजना जी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर इन द एंड गेम ऑफ कोरोना। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने इतने देशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट करके मेक इन इंडिया का हमने एक जलजला पूरे वर्ल्ड में खड़ा कर दिया है। आज जब पूरे देश की जो सरकार है, जिसके सामने पूरा देश की जनता देख रही है, उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, तो उससे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? और आप देखिए, चुनाव, आज भाजपा चुनाव लड़ने में व्यस्त है और देश कोरोना से लड़ रहा है। आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि इट्स अ सेंट्रल टॉपिक, वेदर इज वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन। नहीं, देखिए, बात चुनाव लड़ना और उसकी गंभीरता होना। आज प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ने की बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रचार में समय दिया जाता है, के साथ पहले के न्यूज है, सुन लीजिए। पहले महाराष्ट्र के सीएम ने जब फोन किया प्रधानमंत्री कार्यालय पे, तब कहा गया है कि वो प्रचार में व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। क्या किस प्रकार की राजनीति है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सरकार की नाकामी, और जब भी सुझाव दिए हैं हमने, जिस विपक्ष की पार्टी ने सुझाव को एक्सेप्ट किया है और उसका भी विरोध करके हो गया हो तो जवाब दूंगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है अंजना जी। मैं आपको 10 सेकंड और लेना चाहूंगा, 10 सेकंड और लेना चाहूंगा, फिर डॉक्टर पात्रा अपनी बात करें। हमने ठीक है, 10 सेकंड बोल लेने दीजिए रोहन जी को। 10 सेकंड रोहन जी बोल लीजिए, फिर जवाब देंगे। देखिए, टीका उत्सव की उन्होंने बात की, करीब 6 करोड़ के करीब वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट की। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो वैक्सीनेशन का कवरेज है, पॉपुलेशन का सिर्फ 7% कवरेज है। तो मुझे बताइए, कहां थी हमारी दूसरे वेव की तैयारी? जब आरोग्य मंत्री ने कह दिया कि अब दूसरा वेव आने ही नहीं वाला है, तो वो सरकार से आप अपेक्षा क्या रखेंगे कि उसकी तैयारी करेगी? देखिए अंजना जी, वैक्सीन को लेकर यहां कहा गया कि हमारी तैयारी उचित नहीं थी। मैं यहां कहना चाहूंगा, और पूरा विश्व जानता है कि जहां तक वैक्सीन का विषय है, पूरा हिंदुस्तान आज वन ऑफ दी लीडिंग कंट्रीज है वैक्सीन को लेकर। यहां 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने फेज्ड वाइज मैनर से वैक्सीनेशन आरंभ किया और वैक्सीन की कोई कमी नहीं रही। 1 मई से जो भी वयस्क है वो वैक्सीन लगा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइव है। इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 135 करोड़ का देश है, ये याद रखिए। तीसरी बात है, वैक्सीनेशन कम क्यों हुआ, वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों हुई? आप देखिए, बड़े बड़े नेतागण वैक्सीन को पानी कह रहे थे। कुछ नेता कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो कतई ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम दूसरों को वैक्सीन लगवाएंगे, आप ये वैक्सीन मत लगाइए। आप याद करिए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखकर जारी की, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम कोवैक्सीन अपने राज्यों में नहीं जारी करेंगे और कोवैक्सीन हम अपनी राज्य की जनता को नहीं लगाएंगे। और जब अब ये परिस्थिति खराब हो गई, तब आप चिल्ला रहे हैं
कि हमारी वैक्सीन जल्दी लगाओ वैक्सीन। अरे हमने तो आपको वैक्सीन भेज रखा था। 44% वेस्टेज कर रहे थे आप लोग, वैक्सीन नहीं लगाएंगे ये कह रहे थे आपने। अब 15 दिन पहले की बात है, ये 15-20 दिन पहले आप लोगों ने ये सब किया है। मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं और ना ही करना चाहता था, मगर ये सारी चीजें हकीकत है। देश के वैक्सीन को खराब बोलना, देश के वैक्सीन की स्थिति को धता बताना। लॉकडाउन जब मोदी जी ने किया था, उस लॉकडाउन को अभी 4 दिन पहले आदरणीय राहुल जी ने कहा कि ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। हमारा लॉकडाउन तुगलकी, महाराष्ट्र का लॉकडाउन, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में, और हमारा लॉकडाउन तुगलकी, आपका लॉकडाउन बहुत अच्छा है। ये कैसे हो सकता है? ये तू मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं राजस्थान का लॉकडाउन भी आवश्यक है, महाराष्ट्र का लॉकडाउन भी आवश्यक है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो लॉकडाउन लगाया है वो भी आवश्यक है। मोदी जी का लॉकडाउन तुगलकी लॉकडाउन है। इस प्रकार के शब्दों से किसी का भला नहीं होता है, देश का केवल और केवल लॉस होता है। देखिए अंजना जी, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर सियासी फायदे के लिए ही तब लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया था ना सर। एक सेकंड रोहन जी, मेरा सवाल सुनिए। ये सवाल बहुत गंभीर है। देखिए 3 मुद्दों पर जब थाली बजाकर अवेयरनेस की बात हो रही थी, हाल में राहुल गांधी ने ट्वीट करके उसका मजाक उड़ाया। वो अवेयरनेस के लिए था, डॉक्टर्स के सम्मान के लिए था, एक तरीका था। दूसरी बात, लॉकडाउन को आप लोगों ने कहा कि देखो लॉकडाउन करके क्या किया, लेकिन इस बार तो हमने लोगों को भी खोया और अब लॉकडाउन भी लगा रहे हैं। इसी से हम पिछली बार बचे थे और पलायन भी मजदूरों का हो रहा है। अब बताइए ना, कौन सा फैसला बेहतर था? क्या लॉकडाउन सिर्फ सियासी फायदे के लिए उस वक्त क्या, क्योंकि अब राज्यों को भी दिख रहा है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और हमने इतने लोगों को खो भी दिया है। देखिए अंजना जी, पिछले पूरे साल जितनी भी डिबेट हुई, कभी ये नहीं कहा गया कि लॉकडाउन खराब है या सही है। लॉकडाउन में क्या किया गया वो महत्वपूर्ण है। जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया कि 200 करोड़ के ऑक्सीजन प्लांट 8 महीने डिले हो गए। कौन सी तैयारी थी? तब भी ट्रेसिंग की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, हमने हमेशा कहा कि लॉकडाउन क्या, वो बात ठीक है, पर उसके अंदर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हुई। और जो सरकार ने एंड गेम ही बोल दिया हो मार्च 2021 में, जिसको मालूम नहीं है कि दूसरे वेव आने वाली है, उससे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? और बात यहाँ पे नहीं है, सरकार की जो गंभीरता है, आप ऑक्सीजन की बात हो या रेमडेसिविर की बात हो या बेड्स की बात हो, मुझे बताइए जो ये एक वेव जो कम हुआ था, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना खत्म हो चुका था, वेव जब कम हुआ, मुझे सरकार की प्रिपेयर्डनेस बताइए। कहीं पे भी कहीं आपको प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई देगी। हर जगह पे राजनीति करो। आज विपक्ष ने जितने भी, राहुल जी के सारे उन्होंने जो सुझाव है, आखिर सरकार को मानने पड़े। पहले उनके ही मंत्री आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, उनकी सरकार ने उनके ही मंत्री को गलत साबित कर दिया। ठीक है संबित जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं दोनों के पास जाऊंगी, दोनों डॉक्टर से कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, राहुल गांधी श्रेय ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, ठीक है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन के लिए जो दबाव बनाया तब आपने किया। ममता बनर्जी कह रही हैं उन्होंने दबाव बनाया तब जाकर आपने सबको के लिए शुरू किया है वैक्सीन। संबित जी, देखिए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कल से मैं न्यूज में देख रहा हूं, ममता जी अभी कह रही हैं कि उनके कारण वैक्सीनेशन हो रहा है, राहुल जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। ये जो क्रेडिट टूल किट है, आपको मैं एक उदाहरण देके समझा देता हूं। सपोज करिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और लास्ट बॉल में 6 बॉल मारने से हम इंडिया जीत जाएगी। पेवेलियन में अरविंद केजरीवाल भी बैठे हैं, राहुल जी भी बैठे हैं, ममता जी बैठे हैं, सबने कहा 6 मार दो हम जीत जाएंगे, और कोहली ने 6 मार दिया। तो बाकी सब कांग्रेस के लोग बोलेंगे राहुल जी बहुत धन्यवाद, आपने कहा 6 मारने के लिए, इसलिए कोहली ने 6 मारा। और ममता जी के सब लोग कहेंगे, मैं तो बीच में नहीं बोला था, मैं तो बीच में नहीं बोला जी, बोलिए अंजना जी, मैं तो बीच में एक शब्द नहीं बोला बीच में। देखिए अंजना जी, ये कह रहे हैं कि सारा श्रेय जो है राहुल गांधी का है। तो अगर मतलब सारा श्रेय राहुल गांधी का है, मतलब अच्छी बात हो रही है ना, फिर देश में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना, मतलब वैक्सीन अच्छा हो रहा है। श्रेय अगर राहुल गांधी का है तो कुछ बुरा तो श्रेय वो नहीं लेंगे, तो अच्छा ही हो रहा है, वो भी अच्छा नहीं बोलेंगे। अभी बोल रहे थे लॉकडाउन को हमने कभी खराब नहीं बोला। 4 दिन पहले के राहुल गांधी जी के ट्वीट को दिखाइए, तुगलकी लॉकडाउन लिखा हुआ था, और कह रहे हैं हमने कभी लॉकडाउन खराब नहीं कहा। अभी आपने कहा कुछ नहीं किया, अभी लॉकडाउन कभी खराब नहीं कहा। अभी आप क्यों नहीं होता है? आपने महाराष्ट्र में लॉकडाउन कर दिया वो अच्छा है, आपने राजस्थान में लॉकडाउन कर दिया वो अच्छा हो गया, मगर हमने लॉकडाउन किया तो वो तुगलकी लॉकडाउन हो गया। ये कमाल हो गया, ये क्या है, एकदम सिलेक्टिविज्म है, ये जनता का मुल्क है, सब समझ रही है। आपने लॉकडाउन में लोगों को बेवकूफ बनाया, इसीलिए लॉकडाउन तुगलकी था। आपने ट्रेसिंग तो आप केरल में चुनाव ऐसी लड़ाई चलती रहेगी। मुझे दोनों डॉक्टर्स एक बार दिखा दीजिए, मैं उनसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ 2 लाइन में। डॉक्टर तलवार, आपसे शुरू करते हुए। डॉक्टर तलवार, जितने भी आम लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, या तो वो फोन करते हैं कोई ना कोई परेशानी के लिए, वरना ज्यादा से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन ही रास्ता दिखता है। क्या एक वक्त पर लिया हुआ लॉकडाउन और एक
बहुत ज्यादा तबाही के बाद लिया हुआ लॉकडाउन, दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं और क्या वही एक रास्ता आप दिखता है अगर हमें नियंत्रण में लाना है इस बीमारी को, तो जो बहुत तेजी से संक्रमण इस म्यूटेंट वायरस का फैल रहा है? डॉक्टर तलवार। देखिए मैडम, एक तो पहले ही मैं कहूंगा कि सभी को अपना अपना रोल करना है, पब्लिक को भी करना है, डॉक्टर्स को भी करना है, बिकॉज ये जो क्राइसिस है, ये मेडिकल क्राइसिस है, इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना होगा इफ यू हैव टू विन इट, एंड आई एम श्योर वी विल विन इट। जो आपने बात कही है कि लॉकडाउन की, देखिए ऐसा है, थोड़ा हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा हमेशा, बिकॉज ये बीमारी तो थोड़ा चलेगी, अभी बैलेंस करना पड़ेगा कि लोगों का मतलब जो थोड़ा जैसे लो सोशो इकोनॉमिक वाले लोग हैं, उनका भी कोई बेचारों का तंग ना हो, ताकि एक्टिविटीज एसेंशियल चीजें चलती रहें। बट जो नॉन एसेंशियल इश्यूज है ना, जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी हैं, उनको हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए। सोशल गैदरिंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, क्यों, किस लिए? सर, बहुत वक्त की बहुत कमी है। डॉक्टर रवि, जल्दी से आपका कमेंट इस पर। ठीक है, वो कह रहे हैं बैलेंस बनाइए, जो हॉटस्पॉट्स है उनको आप आइसोलेट कीजिए, अलग कीजिए, लॉकडाउन कीजिए, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी गरीबों के लिए उसको भी आप एक बैलेंस बनाना होगा। 2 लाइन में कमेंट सर। ठीक बात है, बैलेंस बनाना चाहिए। लोग बाहर केवल अपनी जीविका कमाने के लिए निकले, और वल्नरेबल एज ग्रुप्स जितने भी हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चे अभी तक वल्नरेबल हैं, उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी, उन्हें बचा के रखिए। अंजना जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे देश के एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रिवेंटिव जो साइंटिस्ट हैं, वो भी एंटीसिपेट करें कब सेकेंड वेव आने वाली है, इसकी पीक कब आएगी, ताकि तैयारी हमारी उसी हिसाब से हो। और मास्क को बिल्कुल मत हटाएं लोग, यहाँ पर बिल्कुल खतरा आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंटेलिजेंस का बिल्कुल सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए। रेमडेसिविर कहां से चली, ऑक्सीजन कहां गई, और काला बाजारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, बहुत धन्यवाद। रोहन गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीएमडी डायरेक्ट हॉस्पिटल के। डॉक्टर तलवार, PSRI इंस्टीट्यूट के, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।